नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। देहरादून में सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 3:30 बजे के करीब रक्षाबंधन समारोह में भी प्रतिभाग करेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को होंगे बंद। अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। देहरादून में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, 2 अस्पतालों को संबद्धता निलंबित किए गए। केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है और खुला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भूस्खलन होने से बंद हो गया था मार्ग। चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर भारी लैंडस्लाइड, 12 मजदूर घायल। उच्चतर माध्यमिक स्कूल ऐथल के लिपिक को 5 साल की सजा, जीपीएफ और छात्रों की फीस में की थी हेराफेरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, दोपहर से तेज बारिश शुरू हो चुकी है और उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया। बागेश्वर में भी भारी वर्षा की संभावना, उत्तरकाशी में भी बारिश की जो आशंका है वो भी व्यक्त की जा रही है। रुद्रप्रयाग में बारिश के संकेत, टिहरी नैनीताल के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उमस से भरी गर्मी से एक और जहां राहत मिली है, वहीं तमाम तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं पहाड़ों में। और रुद्रप्रयाग में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। नैनीताल, टिहरी जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। देहरादून में बादल छाए हुए हैं, काले घनेरे बादल अभी छाए हुए हैं। दोपहर से बारिश शुरू हुई और उत्तराखंड के कई जिलों में भी जो भारी बारिश होने से लोगों को भी उमस से राहत मिली है। बागेश्वर में भी भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं। लक्सर के बसेड़ा गांव के पास रेलवे लाइन के अंडरपास के पास एक कुएं में लगभग 20 से 25 साल युवक का शव मिला है। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। शव को कुएं से बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। और खबर हरिद्वार से। धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चल रही अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बीच अब सिंचाई विभाग की
सख्ती भी देखी जा रही है। हरिद्वार हेडवर्क के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि विभाग की जमीनों पर बार बार अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं। पहले भी कई बार कब्जा हटाने के अभियान चले, लेकिन अतिक्रमण फिर से हो रहा था। अब विभाग ने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर ध्वस्तीकरण, चालान और मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण में हमारी टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती है। उसके माध्यम से जो शिकायतें मिलती हैं या अन्य माध्यमों से हमें जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका निरीक्षण किया जाता है। नोटिस दिए जा रहे हैं। 15 दिवस का समय नोटिस में दिया जा रहा है कि 15 दिवस के अंतर्गत अतिक्रमणकर्ता अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा की स्थिति में 15 दिवस के बाद उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाती है। और खबर हरिद्वार से, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए मुल्तान समाज के लोग हर की पौड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेल करके स्वच्छता और मां गंगा के संरक्षण का संदेश दिया है। 115 साल पुरानी इस परंपरा को निभाते हुए लोगों ने मां गंगा से सभी के कल्याण की प्रार्थना की और इस दौरान डुप्लीकेट अक्षय कुमार, बाबा रामदेव और अमिताभ बच्चन भी समारोह का आकर्षण बने हैं। यह ज्योत महोत्सव 1911 से लगातार मनाया जा रहा है और जब लाला रूपचंद्र ने मुल्तान से पैदल जोत कर लेकर के हरिद्वार पहुंचकर इस परंपरा की शुरुआत की थी और समारोह में उपस्थित सभी लोग तिरंगा लेकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर मां गंगा की जय जयकार करते नजर आए। मां गंगा की बड़ी असीम अनुकंपा है। मेरे को लगातार तीसरा वर्ष आने को यहाँ पर 115 वर्ष पुरानी भी हमारी सनातन संस्कृति है और माँ गंगा की गोद में आकर सिर्फ एक ही भाव मन से निकलता है कि देश माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में समृद्ध हो, शांति हो, समाज में भाईचारा बढ़े, सब लोग प्यार से रहे और माँ गंगा अपना आशीर्वाद सबसे बनाए रखे। 15 साल पहले भारत रूपचंद मुल्तान से पैदल चल के जो जोत को आए थे, आज नई पीढ़ी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही है। हम समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब आज हमने माँ गंगा से दूध की होली खेली और शाम को भव्य शोभा यात्रा होगी। ये पर्व केवल मुल्तान का नहीं बल्कि हर समाज का हो चुका है। आज धूमधाम से हम ये पर्व मना रहे हैं। जो लोग अपने साल में नहीं मिलते तो गंगा तट से आके मिलते हैं, मन को बड़ा अच्छा लगता है। हमारे देश के अंदर भी और शांति बनी रहे, एकता और भाईचारे का संदेश ये पर्व बन चुका है। हमें इस बात में खुशी है कि हर व्यक्ति यहाँ पर आता है और खुशी से माँ गंगा से मनोकामना पूर्ण करता है और माँ गंगा उन्हें आशीर्वाद देती है। खबर लक्सर से, जहां नगर में 4 साल पहले बना परिवहन निगम का बस अड्डा आज भी केवल कागजी लाभ दे रहा है। ना तो कोई नया रूट शुरू किया गया और ना ही यात्रियों को कोई अतिरिक्त सुविधा भी मिल पाई। अभी केवल लक्सर हरिद्वार रूट पर अनुबंधित बसों का संचालन हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लक्सर से रुड़की, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद जैसे रूटों पर भी बस सेवाएं शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। रायसी निवासी प्रवीण कुमार और सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि गंगा पर बने पुल से यातायात बढ़ गया है, जिससे कि इन रूटों पर सरकारी बसों की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मामले में परिवहन निगम के ARM विशाल चंद्रा ने कहा है कि 2 राज्यों के बीच बस संचालन के लिए लंबी प्रक्रिया और सीमित संसाधन चुनौती बन गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नई बसें मिलने पर प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाएगा, तब तक यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। रोडवेज बसों का संचालन उत्तराखंड गठन से भी पहले लक्सर में शुरू हो गया था और अब भाजपा के जो विधायक रहे संजय जी, उनके प्रयास से यहाँ पे ये रोडवेज अड्डा भी बन गया
लेकिन रोडवेज पे अड्डे पर अगर बस ही नहीं आएगी तो अड्डे का क्या करना है। यहाँ से सीमावर्ती जिले हैं, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कम से कम रुड़की तक के लिए जरूर रोडवेज बस यहाँ से चलनी चाहिए थी। हालांकि देहरादून और दिल्ली के लिए भी कई बार ऐसी चर्चा आई कि यहाँ पे रोडवेज बस चलेगी, लेकिन आज तक वो चल नहीं पाई। दूसरा विषय, कोरोना काल में जो भारत सरकार ने ट्रेनों को बंद कर दिया था, उसके बाद तो यहाँ पर बसें बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन इस विषय पे किसी और का ध्यान नहीं गया। थोड़ी जनता से भी चूक हुई है। पिछली बार यहाँ पे बसपा के विधायक चुने गए, तो मैं समझता हूँ उनकी कार्यशैली और उनकी क्षमता से बाहर का मामला है। इसलिए यहाँ पे ना तो बसें बढ़ पा रही हैं और ना ट्रेनें बढ़ पा रही हैं। मतलब मांग कर रहे हैं कि मतलब जैसे यात्री हैं जिनके लिए ट्रेन मतलब नई सुविधा मिल पाती है, तो कम से कम बस की सुविधा होनी चाहिए, ताकि मतलब यहाँ से कोई यात्री परेशान ना हो और अपना बस से अपना स्वस्थ स्थान पर पहुँच पाए। उधर भी जाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जरूर, तो प्रशासन को मतलब इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। लक्सर जो है एक राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है और परिवहन निगमों की बसेस जो है मुख्यतः राष्ट्रीयकृत मार्गों के लिए ही अनुमान्य होती है। लक्सर के लिए हमारे हरिद्वार बस स्टेशन से और देहरादून से सीधी भी सेवाएं उपलब्ध है, लोकल हैं, जो हरिद्वार और लक्सर बस अड्डे को जोड़ती है, यानी कि लक्सर को अपने केंद्र हरिद्वार से जोड़ती है, जहाँ पे हर तरह की बस उपलब्ध होती है। काफी दिनों से यहाँ पे बस अड्डा बना हुआ है, लेकिन एक 100 पीस की तरह रह रहा है। जिस दिन बस कांवड़ यात्रा शुरू होती है या कोई हादसे पे हाईवे पे कोई दिक्कत आती है तो लक्सर की याद आती है। और खबर कालाढूंगी से, जहां कोटाबाग विकासखंड के नया पांडे गांव में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी उमापति तिवारी ने मतगणना प्रक्रिया पूरी कर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र भेजकर 31 जुलाई को हुई मतगणना में अनियमितता का आरोप लगाया। उमापति तिवारी का कहना है कि शुरुआत में दोनों प्रत्याशियों को बराबर मत मिलने की बात कही गई थी और टॉस की सहमति बनी, लेकिन बाद में 2 मत निरस्त कर विपक्षी को विजेता घोषित कर दिया गया। उमापति ने बताया कि ना तो उन्हें निरस्त मत दिखाया गया और ना ही उचित रिकाउंटिंग ही की गई। उन्होंने नया पांडे ग्राम सभा में पुनः मतदान की मांग करते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले पर उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरान रीकाउंटिंग कराई गई थी और परिणाम यथावत रहा। अब मतपेटियां सील हो चुकी हैं और यदि किसी प्रत्याशी को आपत्ति है तो वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत समाधान ले सकता है। जो मतगणना स्थल पर जो गणना हुई थी उसमें एक ग्राम प्रधान एक वोट से निर्वाचित घोषित हुए और जो उन्होंने पुनर्गणना के लिए वहाँ पर आवेदन किया था उसमें पुनर्गणना के बाद भी रिजल्ट सेम रहा था। संज्ञान में यह आया है कि यहाँ इस कार्यालय में उन्होंने एक एप्लीकेशन दर्ज करी है पुनर्गणना के लिए, क्योंकि गणना पूर्ण हो चुकी है और मतपेटियाँ और जो गणना के जितने भी प्रपत्र हैं वो सीज हो चुके हैं।
तो इसलिए अब अगर कोई भी गणना होनी है या किसी ने भी कोई अपील करनी है तो वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कर सकता है। एजेंट वहाँ थे, मैं तो उन्होंने कहा कि पहले आपको विजयी घोषित किया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद सूचना आई कि आप जो है बराबर में आ गए हैं। कुछ देर बाद सूचना मिली मुझे कि आपके 2 वोट निरस्त करे गए हैं। लेकिन उसके बाद मैं पहुंचा तो मैंने कहा भाई आप लोगों ने मतगणना कर्मी जो भी वहाँ पर आर लोग थे, मैंने कहा भाई आपने जो पहले विजयी घोषित किया उसके बाद आप बराबर लाए, फिर एक अंक कम लाके मुझे जो है 2 वोट निरस्त करके आपने मुझे हार घोषित कर दी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी से खबर। शनिवार रात की तेज बारिश ने एक बार फिर गोला पुल की अप्रोच रोड की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। भारी वर्षा के चलते सड़क का एक हिस्सा फिर से धंस गया, जो पहले भी इसी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। करोड़ों रुपए खर्च कर मरम्मत किए जा रहे हैं। इस मार्ग की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। सूचना पर पहुंची मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि बारिश के कारण अप्रोच के नीचे की मिट्टी बह गई है, जिससे कि ये हिस्सा फिर कमजोर हो गया है। फिलहाल NHI की टीम मरम्मत कार्य में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक पुल को कोई खतरा नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, अभी मैंने मौका निरीक्षण किया है और ये NHI की टीम साहब भी साथ में ही है। तो इनका कहना ये है कि केवल जो पानी के फ्लो से जो जड़ में जो मिट्टी का जो भराव था वो वहाँ है, तो उसको ये इसे फिलअप कर रहे हैं। और जो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा दिया है, तो उसको भी एक बार फिलअप करवा दें। बारिश के समय में कंक्रीट का काम कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी बारिश रुकी हुई है और जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे इसको। और जो मिट्टी धसाव का जो मामला था वो अब स्टेबल है। पुल को तो कोई खतरा नहीं है। NHI वाले तो बता रहे हैं कि पुल को कोई खतरा नहीं है, केवल मिट्टी जो लूज जो मिट्टी थी वही रही है और उसकी जगह फिलिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर कंक्रीट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने दमदार प्रदर्शन किया। पंडित राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि बहुत सारी जिला पंचायत की ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले नंबर पर भी और दूसरे नंबर पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रहे। उन्होंने कहा कि सभी जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष बनने जा रही है और साथ ही ब्लॉक प्रमुख पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबदबा रहेगा। कि जो कैंडिडेट है उसकी कैसी छवि है, उसके पिछले कार्य क्या रहे और उससे जो उसका जो अपोनेंट जो लड़ रहा है। कई बार हमारे कार्यकर्ता, छोटा चुनाव है तो किसी को रोका नहीं जा सकता, कई बार हमारे ही कार्यकर्ता, और ज़्यादातर सीटों पे ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस कहीं नहीं थी, दूसरे नंबर पे भी वही आया। तो ये जनता का अपना आकलन है, छोटा। और खबर देहरादून से, जहां जिले में कुख्यात भूमाफिया दीपक मित्तल पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि मित्तल ने रेसकोर्स निवासी आर्यन वालिया के पिता को झांसा देकर उनकी करोड़ों रुपए की जमीन अपनी कंपनी पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक को दिलाई और निदेशक बना दिया। इसके बाद 2019 में कंपनी के खातों से करोड़ों रुपए धोखाधड़ी करके अपने साथियों के खातों में ट्रांसफर कर फ्लैट खरीद लिया। मित्तल के खिलाफ अब तक गैंगस्टर एक्ट समेत 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और वह अपनी पत्नी के साथ देश से बाहर है। पुलिस ने उसके खिलाफ LOC जारी कर दिया है और रेड क्रॉस नोटिस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
वादी आर्यन वाले जी ने एक शिकायत जो है थाना राजपुर पर दी थी और जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी मसूरी द्वारा इसमें प्रारंभिक जांच की गई। यह प्रकरण हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें पूर्व में भी 9 मुकदमे इसमें दीपक मित्तल और उनकी पत्नी पर दर्ज है। और इसकी जब प्राथमिक जांच के बाद जो तथ्य इसमें सामने आए, जो वादी द्वारा कहा गया कि विभिन्न अकाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो मनीष गर्ग और मनीष गुप्ता नाम के 2 लोग हैं, जिनके द्वारा अपने अकाउंट में पैसे लिए गए थे विभिन्न समय में, जो करीब टोटल 7 करोड़ करीब पैसे जो अलग अलग लिए गए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उन पैसों को जो है इन्होंने गबन करके कंपनी के द्वारा और वापस जो है मनी लॉन्डर करके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि प्राथमिक जांच में जो अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त हुई और जो तथ्य आए तो उसके आधार पर मुकदमा थाना राजपुर में दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में, इस प्रोजेक्ट से प्रकरण में पहले भी पूर्व में 9 मुकदमे इसमें टोटल दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। जो अभियुक्तगण फरार है, इन पे इनाम भी घोषित है। साथ ही साथ इसमें लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया भी जनपद स्तर से पूर्ण कर ली गई है, क्योंकि नए तथ्य इसमें प्रकाश में है। इसको लेते हुए जो भी नामजद अभियुक्त इसमें नए प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचना में आयोग को निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी साक्ष्य इसमें कलेक्ट करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई को पूर्ण करें। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि 2 से 5 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 3 अगस्त को देहरादून और बागेश्वर जनपद में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 4 और 5 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। दो अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और भारी वर्षा की बात करें तो 2 तारीख को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर या उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। 3 तारीख को जो है उत्तराखंड में देहरादून और बागेश्वर जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी है, नैनीताल जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 4 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। खबर कालाढूंगी से, जहां देर रात से हो रही बारिश से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। जनजीवन को प्रभावित कर दिया है बारिश ने और ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के चलते क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। कहीं फसलों को भारी नुकसान तो कहीं पोल्ट्री फार्म भी जलमग्न होने के कारण तबाह हो चुके हैं, जिसके कारण किसानों को अधिक रूप से काफ़ी नुकसान आर्थिक रूप से उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। कल रात बारिश होने के कारण 2 पोल्ट्री में, हमारी पोल्ट्री में 6000 बच्चा था, उसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया। पूरे बच्चे मर गए हैं और करीब 10 लाख का नुकसान होता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।